क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी में कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का पोजीशन आज से करोड़ों करोड़ साल पहले क्या अंगद के पैर की तरह एक जगह पे फिक्स था, या फिर बिन पेंदी की लोटे की तरह कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक ढनमना रहे थे? आइए देखते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें क्यों जानना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्टिनेंट्स मूव कर एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने पर वो विशालकाय पर्वत चट्टान जैसे कि हिमालयास का निर्माण करते हैं, और तो और टकराने से वहां पर ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जैसे आपदा आ जाते हैं। आज हमें जो मिनरल्स, प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स मिल रहे हैं वो ऐसे जगहों पे पाए जा रहे हैं जहां पे वो ना जन्म ले सकते हैं और ना ही सरवाइव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये मिनरल्स, प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स दूसरे जगह पे बने थे और कॉन्टिनेंट के मूव करने के कारण वो किसी दूसरे जगह पे पहुंच गए हैं। तो इसे समझकर हम मिनरल्स, फॉसिल्स, वोल्केनोस, माउंटेन्स के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे या एक ही जगह पे फिक्स थे। 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता था कि कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे फिक्स हैं, वो मूव नहीं करते। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस को देखा जिसके कारण उन्होंने इस फिक्स्ड कॉन्टिनेंट वाले थ्योरी को ही चैलेंज कर दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या था वो। उन्होंने ये देखा कि कोल पूरे पृथ्वी पे पाया जाता है, लेकिन कोल सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही बन सकता है, क्योंकि कोल तो बनने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, हाई सनलाइट चाहिए, जो कि इस रीजन में ही मिलता है। लेकिन कोल हमें नॉर्थ रशिया, ग्रीनलैंड, इंग्लैंड, नदर्न यूएसए और तो और अंटार्कटिका में भी पाया जाता है। इससे उन्होंने ये अंदाज लगाया कि हो ना हो कोल बना इसी रीजन में था, लेकिन उसके बाद कॉन्टिनेंट्स इधर की ओर और इधर की ओर ड्रिफ्ट किए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एविडेंसेस को देखकर 1912 में उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत दिया। क्या ये थ्योरी, आइए जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार आज से 250 मिलियन सालों पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने पैंजिया दिया था, और यही पैंजिया एक विशाल ओशन से सराउंडेड था जिसका नाम उन्होंने पंथलासा दिया था। उसके 50 मिलियन सालों के बाद ट्रायसिक पीरियड में पैंजिया दो भागों में बट गया। पहला नाम था लॉरेशिया और दूसरा नाम था गोंडवाना लैंड, और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड टेथीस सी से सेपरेटेड था। फिर अगले 150 मिलियन सालों के बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड टूटकर कुछ प्रिमिटिव कॉन्टिनेंट्स का शेप लेने लगे, और आज का स्थिति देखा जाए तो सभी कॉन्टिनेंट्स अपने इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, और इनके मूव करने के कारण बीच में ओशन का भी निर्माण हुआ है। अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट आज से 70 मिलियन साल पहले मौजूदा साउथ अफ्रीका के पोजीशन पे था, और मूव करने के कारण ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगा और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया, और टकराने के कारण यहाँ पे हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा कॉन्टिनेंट के टूटने और उनके मूवमेंट का सारा लेखा जोखा। अपने इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस का सपोर्ट लिया। जैसे कि पहला उन्होंने जिग्सॉ फिट एविडेंस बताया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कोस्ट को एक साथ मिला दे तो हम ये देखेंगे कि उनके कोस्ट एकदम एक दूसरे से एग्जैक्टली फिट बैठते हैं, जिसे हम जिग्सॉ फिट कहते हैं। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और अमेरिका का साउथ ईस्ट कोस्ट, और यहाँ पे यूरोप का पार्ट और ग्रीनलैंड, अगर हम इन लोगों को मिलाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ये फिट हो जाते हैं। इसे हमने जिग्सॉ फिट का नाम दिया। इससे हम ये समझते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे और टूटकर वो अलग अलग पोजीशन पे चले गए हैं। दूसरा एविडेंस उन्होंने प्लांट और एनिमल फॉसिल से रिलेटेड दिया। उन्होंने कहा कि एनिमल फॉसिल जैसे कि मेसोसॉरस और प्लांट फॉसिल जैसे कि ग्लोसोपेटेरिस फर्म, ये फॉसिल्स जिन कॉन्टिनेंट पे आज पाए जाते हैं उस जगह पे वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन अगर हम सभी कॉन्टिनेंट को एक साथ मिला दें
तो हम ये देखेंगे कि ये फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में एक लंबे स्ट्रेच में पाए जाते हैं और एक खास क्लाइमेट में, यानी कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और एक खास पोजीशन पे थे जहां पे ये प्लांट्स और एनिमल सरवाइव किए। और कॉन्टिनेंट के टूटने और मूव करने के कारण आज हमें इनका फॉसिल्स दूसरे दूसरे जगहों पे मिलता है। तीसरा एविडेंस उन्होंने माउंटेन्स और रॉक्स के एज से रिलेटेड दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट अमेरिका, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, पोर्टुगल के माउंटेन्स और रॉक्स का एज निकालें तो एज बिल्कुल सामान्य है। यहां तक कि जो अपलेशियन माउंटेन यूएसए में कोल पाया जाता है और इंग्लैंड में कोल पाया जाता है, उनके एज भी समान है और कोल ऐसे रीजन में बिल्कुल बन ही नहीं सकते क्योंकि ये कोल्ड रीजन है। तो इसका मतलब है कि ये सभी माउंटेन्स और रॉक्स एक जगह पे थे और उसके बाद वो अलग अलग टूट के आज बिखर गए हैं। चौथा एविडेंस उन्होंने ग्लेशियर से इरोजन होकर जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं उससे रिलेटेड दिया। उन्होंने ये कहा कि ग्लेशियल सेडिमेंट्री डिपॉजिट रॉक्स, जिसे हम टिलाइट कहते हैं, वो आज हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में मिलता है। लेकिन ये सभी कॉन्टिनेंट्स आज ऐसे क्लाइमेट में है जहां पे ग्लेशियर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि आज से करोड़ों साल पहले ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे जगह पे थे जहां पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे और यही ग्लेशियर्स यहां से बाहर की ओर सेडिमेंट्री रॉक्स को ले जाकर डिपॉजिट कर दिए हैं। इससे भी ये प्रूव होता है कि सभी कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे फिक्स थे। पांचवा एविडेंस उन्होंने गोल्ड डिपॉजिट से रिलेटेड दिया। गोल्ड हमेशा वेन के शेप में बनते हैं जैसे कि ये है और इसे ही रिवर्स यहां से इरोड करके सी, लेक्स, ओशन में डिपॉजिट करके गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स को बनाते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स हमें यहां मिलते हैं, लेकिन यहां पे कोई भी सोर्स रॉक नहीं है। सोर्स रॉक जो है वो ब्राजील के कोस्ट में पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिले हुए थे और उसके बाद यहां से इरोजन होकर घाना में प्लेसर डिपॉजिट्स बना है गोल्ड का। तो इन सभी सॉलिड एविडेंस के दम पे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को साबित करने का प्रयास किया था। उन्होंने कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के लिए दो फोर्सेस को जिम्मेदार बताया था। पहला फोर्स था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण इक्वेटर पे एक बल्ज क्रिएट होता है और सभी कॉन्टिनेंट्स उस इक्वेटर की ओर चले जाते हैं। जैसे कि ये है हमारा अर्थ। अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो ये स्फेरिकल शेप में होता, लेकिन क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है इसीलिए अर्थ यहाँ पे इक्वेटर पे बल्ज कर जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक्सिस पोल्स पे ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है जिसे हम जियोइड शेप कहते हैं। इस बल्ज होने के कारण जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं वो इक्वेटर की ओर मूव करने लगते हैं। ये था उनका पहला फोर्स। दूसरा फोर्स उन्होंने टाइडल फोर्स ऑफ मून का बताया। उन्होंने ये कहा कि मून के कारण अर्थ में एक टाइडल फोर्स लगता है जिसके कारण सभी कॉन्टिनेंट्स मून की ओर मूव करने लगते हैं। तो ये दो फोर्सेस के कारण कॉन्टिनेंट्स अपने जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत के साथ बहुत सॉलिड एविडेंसेस दिया था, लेकिन साइंटिस्ट ने उनके इस क्रांतिकारी सोच के लिए उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि जो दो फोर्सेस अल्फ्रेड वेगनर ने जिक्र किया है वो दो फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो कॉन्टिनेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पुश कर सके। और बाद में ये पाया गया कि ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल सच में कॉन्टिनेंट को मूव करने में नहीं है। दूसरा, अल्फ्रेड वेगनर ये नहीं बता पाए कि पैंजिया के टूटने का कारण क्या है, लेकिन उनके एविडेंसेस इतने स्ट्रांग थे कि साइंटिस्ट इसे ज्यादा दिन तक नकार नहीं सके और अगले 2-3 दशकों के बाद उनके इस थ्योरी को सम्मान और मान्यता प्राप्त हुआ। और इसी थ्योरी के दम पे हम आगे भविष्य में सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में समझे, जो कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस के फॉर्मेशन, मूवमेंट और उससे रिलेटेड माउंटेन, वोल्केनो, अर्थक्वेक, फॉसिल्स, मिनरल्स, ये सभी का एक्सप्लेनेशन देने में बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं। तो ये था मेरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।